हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCU 4 ब्लॉक 5 इंटरनेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कि हमारी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, और क्या ये इनिशिएटिव्स हमारे फॉरेन ट्रेड को हेल्थी बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उनमें से कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो इनिशिएटिव आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होते हैं जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज़, टैरिफ्स, मैन्युफैक्चरिंग या आपकी जो भी अदर प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक तरह से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, एक एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब इसके अंदर होता है कि आपके एक्सपोर्ट, आपके इंपोर्ट दोनों की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनमें भी आपको रिबेट दे दी जाती है। इनका मेन पर्पस होता है आपके एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज एक्सपोर्ट। अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज की नीड होती है। किस तरह आप अपनी कस्टम ड्यूटी को पे करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी, किस तरह आप लाइसेंसेस लोगे अपने, किस तरह अपनी क्लियरेंस कराओगे, मतलब बहुत सारी सर्विसेज की नीड होती है। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर कह सकते हैं 161 ट्रेडेबल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे कह सकते हैं जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, ईजिली ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट हाउसेज ट्रेडिंग फोकसेस। अगर हम एक्सपोर्ट हाउसेस की बात करें तो यहाँ पर है कि हमारे कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स होते हैं जो कि खुद इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं करते, क्योंकि अगर वो कोई स्टार्टिंग मार्केट में आए हैं तो ये नहीं है कि उन्हें पूरी की पूरी नॉलेज है इंटरनेशनल मार्केट की। तो उस कंडीशन में हमारे जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या ट्रेड हाउसेज हैं, ये उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स करने में। हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को या तो इन एक्सपोर्ट हाउसेज को सेल कर देते हैं, और या फिर वो एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू या इनको एज अ मिडल मैन समझकर, मिडल मैन की तरह इनको ट्रीट करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स करते हैं। नेक्स्ट आपका मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स। अब मार्केट एसेसिव इनिशिएटिव्स के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी काउंसिल्स बनाई गई हैं एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उन सभी को रेगुलेट करना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। ये सारे काम किसके हैं? हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स। इसके अंदर हमारी जो भी मार्केट की स्टडी होती है, कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर किस तरह कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, कौन से ट्रेड यूनियंस किस तरह के डिसीजंस ले सकती है, और कौन कौन सी यूनियंस को किस किस इंडस्ट्रीज़ को किस डिपार्टमेंट में रखा जाए, ये सारे आपके काम कहलाती है हमारे मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स के अंदर। नेक्स्ट आपका ब्रांड प्रमोशन एंड क्वालिटी। अब ब्रांड प्रमोशन की बात करें तो ये देखती है हमारी गवर्नमेंट कि हमारे जो ब्रांड हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाएँ या उनको कह सकते हैं एक तरह से कम्पीट कर पाएँ। तो ये सारे भी काम हमारे करती है गवर्नमेंट। इसके साथ ही आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की बात करें तो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, फॉर्म्स को, एप्लीकेशंस को हमें फाइल करना होता है। दूसरी कंट्रीज से भी हमें ना कुछ कुछ डाटा चाहिए होता है। तो उस डाटा को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के मीडियम से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर हमारी जो कॉस्टिंग आती है उसको अगर हम फिजिकल फॉर्म में भेजते हैं तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको भेजते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम हो जाती है, हमारी स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स। अब अगर हम कोई स्टेट्स के थ्रू कोई ट्रेड कर रहे हैं, एक स्टेट्स के थ्रू दूसरे स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उन स्टेट्स को। नेक्स्ट आपका टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। एक तरह से इनको क्रिएट किया गया है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को, जिसके थ्रू कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स को अपना क्रिएट कर सके। यहाँ पर देखते हैं कि किस स्टेट में किस चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, किसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से उस एरिया को डेवलप किया जाता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका स्पेशल फोकस ऑन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके थ्रू की जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है या हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आपका ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स। अब ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स क्या होती है? इसमें होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका पर्पस क्या है कि हम उसको मॉडिफाई कर कर उसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर कर दोबारा से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करें, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो ड्यूटीज़ पे करनी होती है उसके अंदर उन्हें रेमिशन मिल जाती है, एग्जम्पशन दे दी जाती हैं।
नेक्स्ट है आपका स्कीम्स फॉर जेम्स एंड ज्वेलरीज। अब इसके साथ हमारे अगर अब जेम्स और ज्वेलरीज के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो इसके लिए एक अलग स्कीम बनाई है कि इसके लिए आपको किस तरह के लाइसेंस की नीड होगी, किस तरह आपकी अथॉरिटीज़ आपको डील करना पड़ेगा, आपका लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या होगा, मतलब इसको भी एक तरह से पूरा कस्टमाइज़ कर दिया गया है आपके जेम्स और ज्वेलरीज ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक में होता है कि अगर आप एक लिमिट तक अपना एक्सपोर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आपको सारी की सारी जो वैल्यू पे करी होती है आपने ड्यूटीज़ की वो आपको रिफंड मिल जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक मेजर्स क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो जितने ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे उतनी उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उन्हें ड्रॉबैक करती जाएंगी। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट क्यों करती है। इसके आपको फेवर में इसके आर्गूमेंट्स देने हैं और कुछ मेथड्स बताने हैं जिनके थ्रू कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेट करती क्यों है, तो इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि अपने फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ईजिली हमारा फॉरेन ट्रेड हो सके, चाहे हम एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे इंपोर्ट की बात करें, चाहे उसके अंदर हम पेमेंट्स की बात करें, या बात करें हमारे जो कस्टम्स जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे क्वालिटीज़ के बारे में बात होती हैं, स्टैंडर्ड्स की बातें होती हैं, वो सभी काम जो भी फॉरेन ट्रेड के अंदर आते हैं वो ईजिली हो सके, उनको ईजिली फैसिलिटेट कराया जा सके, हम जेन्युइन गुड्स का ही ट्रांजेक्शन कर सकें, हमारे जो पेमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो ईजिली हो सके। इन सभी चीज़ों को ईजिली करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करती है। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हमारे फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के, तो कुछ मेजर्स की बात करेंगे जो कि एक्ट्स के थ्रू हम इनको रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, जिसको कि हम डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं। तो इनका मेन प्रोविज़न क्या है, इनका मेन कह सकते हैं एम क्या है, इनका मेन एम है कि हमारा जो भी एक्सपोर्ट है उसके अंदर उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना। अब फैसिलिटी किस तरह प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए जो तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको इस लेवल पर लेके आना कि जिसके थ्रू हमारे एक्सपोर्टर्स हैं ईजिली ट्रेड कर सकें दूसरी कंट्रीज़ के साथ। दूसरा एक्ट है आपका द कस्टम एक्ट 1962। अगर हम कस्टम एक्ट की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रेड बढ़े, लेकिन ये नहीं कि हम किसी भी अनऑथराइज या इलीगल प्रोडक्ट्स को सेल कर कर, सर्विस को एक्सपोर्ट कर कर, इम्पोर्ट कर कर उस प्रॉफिट को बढ़ाएं। हम ये भी देखती है हमारी गवर्नमेंट कि जो भी हमारी कंट्री से ट्रेड हो वो जेन्युइन ट्रेड हो, हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हो वो भी लीगल हो, कोई स्मगलिंग ना हो, और उसके थ्रू कह सकते हैं जब प्रॉपर ट्रेड हो और उसके साथ ही साथ हमारा जो रिवेन्यू आता है वो भी हम प्रॉपर वे में कलेक्ट कर सकें। तो कस्टम एक्ट का मेन पर्पस है हमारे एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना कि जेन्युइन एक्सपोर्ट ही हमारी कंट्री के थ्रू, हमारी जो भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन हो, कोई स्मगलिंग ना हो, और ऐसा कोई प्रोडक्ट की हम सेल या कह सकते हैं सर्विसेज प्रोवाइड ना करें जो कि किसी भी गवर्नमेंट की नज़रों में इलीगल हो। उसके साथ ही साथ हम अपना देखते हैं कि हमारा जो रिवेन्यू है वो भी कलेक्ट होता रहे। इसके बाद आता है आपका एक्सपोर्ट एक्ट 1963, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर इस एक्ट की बात करें एक्सपोर्ट एक्ट, तो इसके अंदर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो हम जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट देखती है कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसके लिए उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो उसमें क्या नीड है, तो उसको हम सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करती हमारी गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट के लिए। अगर वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तभी उसको एक तरह से कह सकते हैं सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको एक्सपोर्ट का, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी इंटरनेशनल मार्केट में लंबे टाइम तक रुक पाएंगे। नेक्स्ट आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो ये हमें फैसिलिटेट कराता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह हम अपने जो एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं या हमारी जो पेमेंट है उनको कर सकें ईजिली, क्योंकि जब भी आप फॉरेन ट्रेड करते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है। तो उसके अरेंजमेंट को, उनकी फैसिलिटेट्स को प्रोवाइड करने के लिए हमारा ये एक्ट बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट आपका व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड, सजेस्ट 3 मेथड्स फॉर इंप्रूविंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से आपकी एक एंट्री होती है, रिकॉर्ड्स होती है ट्रांजेक्शन्स की, जिसके अंदर कि हमारी कंट्री के थ्रू ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हों ओवरऑल वर्ल्ड, चाहे वो इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, मतलब कैसा भी ट्रांजेक्शन हमारी कंट्री का किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उन सभी को हम एक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 तरह के आपके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। एक होता है आपका करंट अकाउंट,
एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है आपका रिजर्व अकाउंट। अगर हम बात करते हैं हमारे करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं डायरेक्टली हमारा जो भी कह सकते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज के बारे में, उनकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं। मतलब अगर हम करंट अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपोर्ट जो भी हमारा कह सकते हैं विजिबल चीज़ें हैं या अगर सर्विसेज आ जाती हैं जिनको हम गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बात करते हैं हम करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट की देखते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो भी फाइनेंशियल असेट्स हैं उनको हम किस तरह एक दूसरी कंट्री में सेल्स परचेज कर रहे हैं, उनका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और क्या लायबिलिटी बनती है एक कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के लिए, तो उनको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा होता है आपका रिजर्व अकाउंट। अब रिजर्व अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं अगर प्रीवियस ईयर का कोई सरप्लस है तो वो इसके अंदर दिखाया जाएगा, अगर पिछले साल की कोई हमारे पास लायबिलिटी थी हमारे पिछले साल के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो वो इसके अंदर दिखाई जाएगी। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर कुछ भी सरप्लस ऐड होता है करंट ईयर में भी, तो उन सभी सरप्लस को भी हमारे रिजर्व अकाउंट के अंदर ही दिखाया जाएगा। तो इसके बारे में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमने पिछले साल भी बहुत डिस्कस किया है, पिछले साल की कुछ वीडियोस है उसके अंदर बहुत ही डीपली बताया गया है कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि कौन कौन से मेजर्स हैं हमारे पास कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है उसको एडजस्टमेंट करती है, उसका एडजस्ट करती है। जब आप अपने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इफेक्ट डालता है, उसके थ्रू भी आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको भी रेगुलेट कर कर उनमें भी इम्प्रूवमेंट कर कर अमेंडमेंट कर कर बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हम कोई रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, उसके थ्रू भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि हमारी अगर वर्ल्ड लेवल में बात करें बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, उनसे हम कह सकते हैं लोन लेकर अपने जो भी हमारे पास डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का उस डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस को डिसबैलेंस को या कह सकते हैं डेफिसिट्स को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम पॉलिसी 2002-07, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज एक्सिम पॉलिसी 2002-2007। अगर हम एक्सिम पॉलिसी की बात करें तो एक्सिम पॉलिसी आपके टाइम टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, तो अगर हम सबसे अगर मेन फोकस बात करें तो इसका हमारा एक्सिम पॉलिसी का मेन फोकस ही होता है कि किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रेगुलेट कर सकें, उसको बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इंक्रीज़ करना, उसको लिबरलाइज करना, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सिम पॉलिसी का। तो अगर हम एक्सिम पॉलिसी 2002 और 2007 की बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इनके, तो सबसे पहले था हमारे एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपने एक्सपोर्ट्स को जो हमारा लेवल एक्सपोर्ट का उसका जो टोटल शेयर है उसको इंक्रीज़ करना इन द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, या उनका जो ट्रेड होता था उसके अंदर अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट है आपका टू स्टिमुलेट अ स्मूथ इकोनॉमिक ग्रोइंग बाय प्रोवाइडिंग एन ईजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स। हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे कह सकते हैं जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ईजिली रॉ मटेरियल्स और कैपिटल गुड्स को प्रोवाइड करना जिसके थ्रू कि वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब हमारी कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट आपका इनका फोकस था कि हमारी किस तरह हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, सर्विसेज की बात करें या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करें। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि हम किस तरह अपने कस्टमर्स को क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएं। क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कब अवेलेबल होंगे, जब अपनी क्वालिटी के ऊपर बात करोगे, जब आप अपनी कंट्री के इंपोर्ट्स को भी लिबरलाइज करोगे, जब हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए, तो हमारे कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। अब कुछ प्रोविजंस थे इसके अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट्स के, तो कुछ प्रोविजंस कौन कौन से थे, जिसमें था हमारा फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अनटिल एंड अनलेस दे आर रेगुलेटेड, कि अगर जब कोई रेगुलेट नहीं होता, किसी को रेगुलेट नहीं किया जाता तब तक वो हमारे फ्री होंगे। दूसरे है कंप्लायंस विद लॉज। अब कंप्लायंस विद लॉज की बात करें, यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उसको जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमारे डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर बनाए गए हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी।
इसमें होती है कि अगर किसी चीज़ के अंदर कोई डाउट है पॉलिसी का रिगार्डिंग टू ट्रेड, तो वहाँ पर हमारे जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का फाइनल डिसीजन होगा उसी को वैलिड माना जाएगा किसी भी डाउट की कंडीशन में। और लास्ट आपका जो प्रोसीजर है, और प्रोसीजर के अंदर हम बात करेंगे, हमारा जो डायरेक्टर जनरल्स होते हैं फॉरेन ट्रेड के, उनके पास राइट होता है कि वो कोई भी गाइडलाइंस को इशू कर सकते हैं रिगार्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम पॉलिसी। इसमें एग्जेम्पशंस की क्या बात करते हैं कि अगर वो ईजिली अपने काम को करते हैं तो वो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उनकी जो भी पॉलिसीज़ के अंदर है उनको एग्जेम्पशंस दे सकें। कई बार हमारे एक्सपोर्टर्स के पास ये कंडीशन होती है कि वो सारी की सारी पॉलिसीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से कि वो उनको एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोविज़न प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमें जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रेड। नेक्स्ट आपका रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। अब रेस्ट्रिक्टेड गुड्स की बात करें कि हमारे पास कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर की रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो अगर आपको उनके अंदर वर्क करना है तो आपको अलग से प्रोविज़न या कह सकते हैं अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टर जनरल की। नेक्स्ट आपका स्टेट ट्रेडिंग। अब स्टेट ट्रेडिंग के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है हमारे स्टेट्स को, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस को, कि वो ईजिली अपने स्मूथली अपने ट्रेड को कर सकें। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट कोड नंबर, ये हमारा एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है आफ्टर फिलफिलिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग टू ट्रेड। जब वो सारी उन सभी फैसिलिटीज़ को पूरी कर देते हैं तभी उनको ये एक्सपोर्ट कोड नंबर दिया जाता है और इसके बाद ही वो एलिजिबल हो पाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। जब तक आपके पास एक्सपोर्ट कोड नंबर नहीं है तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका ट्रेड विद नेबरिंग कंट्रीज़। इसके अंदर होता है कि हमारा जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो देखते हैं कि हमारी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको अलग अलग प्रेफरेंस दी जाती है हमारे एक्सपोर्टर्स को, कि वो उनके साथ कम रूल्स रेगुलेशंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सिर्फ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बनाए जाते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांजिट फैसिलिटीज़। अब ट्रांजिट फैसिलिटीज़ क्या होती है, यहाँ पर होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री से तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन दूसरी कंट्री में अभी तक वो नहीं पहुँचा, तो उस टाइम जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिट टाइम या ट्रांजिट पीरियड। तो उस टाइम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, तो उन सभी के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। यहाँ पर हमारे बायलैटरल ट्रीटीज़ को साइन किया गया है जिसके थ्रू कि हमारे एक्सपोर्टर्स को वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट आपका स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन गेट for the realizations of its objectives, to what extent were the objectives realized। और आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन द गवर्नमेंट गवर्न्स ट्रेड रिलेशंस अमंग मेंबर्स ऑफ गेट। तो अगर हम गेट की बात करें जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था 1948 के अंदर, और कह सकते हैं कि 1994 के अंदर इसको रिप्लेस भी कर दिया गया था हमारे WTO से। इसका रिप्लेस का रीज़न क्या था, तो रीज़न यही था कि हमारा जो गेट था वो सिर्फ गुड्स के बारे में बात किया करता, गुड्स का एक्सपोर्ट और सर्विसेज को गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात किया करता है। ये हमारे कोई भी कह सकते हैं सर्विसेज के बारे में, हमारे पेटेंट राइट्स के बारे में, इंटेंजिबल सर्विसेज के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। इसके अंदर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था। तो अगर हम इसके एम्स की बात करें हमारे गेट्स की, तो इसका एम यही था कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को स्मूथ बनाया जा सके। इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे जिनके थ्रू की हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी बनाया गया था, उनकी टैरिफ्स को कम किया गया था, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स थे उनको घटाया गया था। बहुत सारे हमारे प्रोविजंस थे जिसके अंदर हम उन्हीं प्रोविजंस उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने पूछा है कि आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल था कि कोई भी नेशन किसी दूसरी नेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब इससे समझ सकते हैं इंडिया 3 तरह की कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, तो ये नहीं है कि किसी एक कंट्री के एक्सपोर्टर्स को इंपोर्टर्स को ज़्यादा कह सकते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग ट्रेड। हर किसी को वो एक ही तरह ट्रीट करेगी उसके ट्रेड में, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये था हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर हमें हर कंट्री को एक ही तरह ट्रीट करना है अपने ट्रेड के अंदर। ये नहीं है कि अगर कोई हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उसको हम अलग से प्रेफरेंस दें, अलग से प्रिविलेज प्रोवाइड करें, और अगर कोई कंट्री हमारी नेबर नहीं है तो उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करें। नेक्स्ट आपका प्रोविज़न ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो इससे पहले क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी कंट्री के अंदर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को लगा रखे थे कि अगर कोई उनके साथ ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो एक लिमिट तक ही उस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता था। तो गेट ने बात करी इस चीज़ के ऊपर, इसने प्रिंसिपल अपनाया
कि अब हम ये देखेंगे किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी जो क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होने चाहिए। मतलब आपका जो क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए वो हटा दिया गया आपके इंपोर्ट के लिए, आपके एक्सपोर्ट के लिए। और कुछ सेक्टर्स के अंदर इसको अप्लीकेबल रखा गया, जैसे कि आपके एग्रीकल्चरल और फिशरी प्रोडक्ट। इनके अंदर छोड़कर आपके जो भी जितने भी सेक्टर्स बचते थे उन सभी के अंदर से आपके ट्रेड जो रेस्ट्रिक्शंस थे क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में, उन सभी को हटा दिया गया और आपकी जो भी फ्राई टैरिफ्स थी उनको भी कम कर दिया गया। नेक्स्ट आपका यूरिगे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। तो आपका जो यूरिगे राउंड था इसमें टोटल 7 राउंड किए गए थे आपके नेगोशिएशंस के लिए। तो नेगोशिएशंस किस तरह का था? आपका टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ रिडक्शन, नॉन टैरिफ रिडक्शंस, बात करते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की, आपके प्रेफरेंस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की, इन सभी चीज़ के बारे में, इन सभी नेगोशिएशंस के लिए इस राउंड को किया गया था। तो इसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग इसकी 1986 में हुई थी हमारे यूरिगे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस की, और ये कब तक चला था? 1993 तक। इसके अंदर हमारी गैट का जो मेन फोकस था, जो कंसंट्रेशन था कि किस तरह हम अपने जो टैरिफ रिडक्शन है उसको कम करें, या फिर बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको किस तरह हम घटाएं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पर जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे कि आपके जूट प्रोडक्ट्स, आपके कोको प्रोडक्ट्स, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वीट प्रोडक्ट्स, आपके जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर नेगोशिएशन की बात करी गई थी। तो अगर इन शॉर्ट में हम बात करते हैं तो गैट ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम की कह सकते हैं जो नीड थी कि किस तरह आप अपने हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को ईजिली बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कह सकते हैं एक तरह से लिबर्टी ला सकते हैं, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे गैट्स की इन प्रोविज़न की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो इंपोर्ट था, वो भी इंक्रीज़ हुआ था। काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट्स हुआ था इन रूल्स को, इन टैरिफ्स को हटाने की वजह से। नेक्स्ट आपका इनुमरेट द सैलिएंट फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो अगर हम बात करते हैं पेटेंट एक्ट की, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास प्रिंसिपल्स थे। तो पेटेंट एक्ट या बात करते हैं पेटेंट मिलता क्यों है? हमें किसी इन्वेंशन के लिए कोई पेटेंट मिलता है जिसके थ्रू कि हम अपने पेटेंट को, अपने इन्वेंशन को सिक्योर कर पाते हैं कि कोई उस मेथड्स को, कोई उस प्रोडक्ट्स को विदाउट हमारी परमिशन यूज़ ना कर सके। तो सबसे पहले हमें इन्वेंशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट 1 सब ब्रैकेट J of the Act, intervention is defined as any new and useful art, process, method or manner of manufacture, machine apparatus or any other article, substance that is produced by the manufacturer। मतलब कोई भी आर्ट, प्रोसेस, मेथड मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई भी आपका मशीन का apparatus, या कोई भी आर्टिकल्स जो कि प्रोड्यूस किया गया है हमारे मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू किसी न्यू मेथड का यूज़ कर उसको क्या कहते हैं? इन्वेंशन। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि आपने कोई इन्वेंशन किया है, अगर आपके वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उस इन्वेंशन का? हर कोई फिर आपके इन्वेंशन का ही यूज़ करेगा विदाउट आपकी परमिशन के, और वो भी बेनिफिट अर्न करेगा जो कि सिर्फ आपका पार्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ हमारे प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, किसके लिए कि किस तरह हम अपने पेटेंट्स को या इन्वेंटर्स को पेटेंट प्रोवाइड कर सकें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें रिगार्डिंग टू इन्वेंशन। तो हमारे पास जो भी प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला प्रिंसिपल है स्पेशल प्रोविजंस टू ग्रांट एनकरेजमेंट एंड इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इन्वेंटर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रोविज़न है कि अगर आप कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं तो आपको उसके लिए एक अलग तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी, आपको एनकरेज किया जाएगा, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आपके उस इन्वेंशन को कोई और यूज़ नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के। अगर कोई यूज़ करता है तो उसके लिए उसको जो भी फ़ाइन देना पड़ेगा, जो भी उसके अगेंस्ट जुडिशरी एक्साइज हो सकती हैं वो करी जाएंगी। नेक्स्ट आपका देयर आर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस पेटेंट्स that under the section 5 of the act, it defines the interventions can be specified where the manufacturer's method are patentable। इसके अंदर आपके मैन्युफैक्चरर्स मेथड्स को भी पेटेंटेबल की बात करी गई है कि अगर आपने किसी एक मेथड्स को डेवलप किया है किसी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग को, तो उस मेथड्स को भी आप पेटेंट करा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट, आपने कोई इन्वेंशन किया है, नए प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उसी को पेटेंट करा सकते हैं, उसी की आपको सिक्योरिटी मिल सकती है। अगर आपने किसी एक नए मेथड्स को भी डेवलप किया है तो उसके लिए भी आपको पेटेंट मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका देयर इज एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट वेयर द पेटेंटी और अ पर्सन हु हैज़ मेड सम इन्वेंशन कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। अगर आपने कुछ भी इन्वेंशन किया है, आपके पास कोई मेथड है, तो उसके लिए आप इजीली एप्लीकेशन फाइल करो। आपको उस फाइल को फाइल करने के बाद, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो आके चेक करेंगे कि आपने जो भी एप्लीकेशन फाइल करी क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपकी जो एप्लीकेशन जेन्युइन है तो आपको वहाँ पर पेटेंट एक्ट मिल जाएगा उसका। इसके बाद ही आपका है
कि हमारी कंट्री के साथ ही साथ कई अलग अलग कंट्रीज़ में भी हमारी गवर्नमेंट ने नेगोशिएशंस कर रखे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं हमारे पेटेंट्स एक्ट्स के साथ कि हाँ, अगर हमारी कंट्री में कोई है आपको पेटेंट मिल गया है तो उसी का पेटेंट का आप बेनिफिट अदर कंट्रीज़ में भी उठा सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी कंट्री को छोड़कर कोई दूसरी कंट्री में आपके उस इन्वेंशन को कोई यूज़ कर सकता है विदाउट आपकी परमिशन के। यहाँ पर है कि अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहता है तो उसको कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा आपके पेटेंटी से या आपके जिसके पास वो पेटेंट राइट है उस चीज़ के। बिना पेटेंट राइट के आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी के दूसरे के इन्वेंशन को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साइलेंट फीचर्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द ट्रेंड्स इन इंडियाज़ फॉरेन कोलैबोरेशन, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी। तो अगर हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरे के साथ दो पर्सन मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है, वो अब एक साथ काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मतलब दो नेशन, दो से ज़्यादा नेशंस मिलकर किसी अपनी ट्रेड की पॉलिसी को डेवलप करते हैं जिसके थ्रू कि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम बात करेंगे कोलैबोरेशन किस पर्सपेक्टिव में, हमारा यहाँ पर बात करेंगे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से किस तरह कोलैबोरेशन किया जाता है दूसरी कंट्रीज के साथ और किस तरह हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इस कोलैबोरेशन को कर रही है। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के थ्रू कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट या दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करती है, एक दूसरे को एनकरेज करती है कि वो एक दूसरे की कह सकते हैं जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसको एक्वायर करें, उसका एक्विजिशन करें और उनके थ्रू कहीं ना कहीं एक बेटर प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो ये कैसे होता है, आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, इसका फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू ही आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। अगर हम इसमें स्कोप की बात करें, हमारा स्कोप क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपकी जो पेमेंट होती है वो सब कुछ वेल डिफाइन होती है पहले से ही अंडर फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के अंदर। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है कि आपको किस तरह का टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको कितनी फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपका पेमेंट का डिज़ाइन क्या होगा, आपका ड्राइविंग राइट्स क्या होंगे, या आपको किस तरह की सर्विसेज रॉयल्टीज़ क्या पे करनी पड़ेगी उस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस के लिए। इसके साथ ही आपके जैसे ऑटोमेटिक रूट्स होते हैं। अब ऑटोमेटिक रूट्स की बात करें, यहाँ पर होता है पेमेंट का, क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट रूट क्या होता है कि यहाँ पर अब आपको ज़्यादा परमिशंस की नीड नहीं होती अपनी पेमेंट के लिए। अगर आपका कोई भी एक एग्रीमेंट हो रखा है, कोलैबोरेशन हो रखा है, तो वहाँ पर आपके पास एक नॉर्मल सिस्टम काम करता है आपकी पेमेंट के लिए। आपको पेमेंट के लिए भी कम से कम टाइम लगता है उस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए, आपका जो टैक्सेस कटते हैं वो भी कम होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम। अगर आपका किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई कोलैबोरेशन है तो आप इजीली उनके ट्रेडमार्क को, ब्रांड नेम को यूज़ कर सकते हो, मिनिमम उनको फीस पे कर कर। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोजेक्ट बोर्ड। अब इसमें होता है कि अगर हमारा किसी दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है तो वहाँ पर हमें ईजिली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका अप्रूवल मिल जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंट्री के थ्रू कुछ हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बदले हम उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको हम रॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी बेनिफिट है क्योंकि अब उसको कह सकते हैं कैसे बेनिफिट मिल रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन यूज़ करने के लिए उसे क्या दे रहे हैं, रॉयल्टी दे रहे हैं, उसकी अर्निंग हो रही है। और हम अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी देखते हैं कि हम उस मशीनरी को, उस टेक्नोलॉजी को बेशक यूज़ ना कर पाते बट दूसरी कंट्री के असिस्टेंस की वजह से हम उस चीज़ को ईजिली यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर हम फॉरेन ट्रेंड की बात करें, हमारा जो कोलैबोरेशन ट्रेंड है, तो 1980s के अंदर हमारे टोटल 526 फॉरेन कोलैबोरेशंस हुए थे जो कि 1997 तक आपके 2325 तक पहुंच गए थे। तो कंटिन्यूसली हमारा जो फॉरेन कोलैबोरेशंस है वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है हमारी टेक्नोलॉजीज़ की, हमारी कह सकते हैं प्रोडक्शंस की नीड बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपका जो कोलैबोरेशन रेट्स है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, क्योंकि आपका जो कोलैबोरेशन होता है कहीं ना कहीं आपके ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ाता है, आपकी जो लिबरल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ मीन बाय टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अंडरलाइंग द डायनामिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो हम टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि सिर्फ कोई मशीनरी होती है टेक्नोलॉजी, जो कि आप बेसिकली सोचते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हम हर चीज़ को डेवलप करेंगे। जैसे कि आपने कोई डिज़ाइन तैयार करी तो वो भी टेक्नोलॉजी है। आपने किसी प्रोडक्ट को तैयार करने का कोई मेथड्स डेवलप किया तो वो भी टेक्नोलॉजी है। आपके पास कोई स्किल्स अलग तरह से आपने एक्वायर करी किसी प्रोडक्ट को तैयार करने की तो वो भी टेक्नोलॉजी है। आपने कोई मशीन्स को डेवलप करा तो वो भी टेक्नोलॉजी है। आपके पास कोई नॉलेज है स्पेसिफिक मशीन्स प्रोसेसेस तो वो भी टेक्नोलॉजी है। तो मतलब इसके अंदर होता है कि आपके गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग जो भी आपके पास आइडियाज़ होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी।
तो उसको हम किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे, क्या इनके इंपॉर्टेंस हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से डायनामिक्स हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र्स के या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के, तो अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, या टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं आप चेंजमेंट लाते हैं अपने पास, तो उसका क्या होता है, ये सबसे पहला आपका जो मेन हेल्प करता है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी हेल्प प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है वो आप उसको इतना इफेक्टिवली या कॉम्पिटिटिवली नहीं कर पाओगे। आपकी प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन को बेटर बनाता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है हमारी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, हमारे कस्टमर्स की नीड अलग अलग होती है, उनको सेटिस्फाई किस तरह किया जा सके, उनकी एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। तो जब आपके पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ होगी, चाहे आपके पास है या आप दूसरी कंट्रीज से उसको ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास जब नई टेक्नोलॉजीज़ होंगी, नए सेगमेंट्स होंगे, तभी आप नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाओगे और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं सेटिस्फाई कर पाओगे इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि पहले की हम बात करें तो पहले हमारे पास सीएनजी जो वेरिएंट्स थे बहुत कम थे, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट्स हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम देखे जाया करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस टाइम पे हर इंडस्ट्री या हर ऑटोमोबाइल कंपनी इसमें लगी हुई है कि किस तरह वो अपना इलेक्ट्रिक वर्जन बेटर से बेटर जल्दी से जल्दी मार्केट में उतार सके। तो ये टेक्नोलॉजी तो है कि किस तरह वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं कि किसके थ्रू वो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको किस तरह चेंज किया जा सके, ये भी हमारी डिमांड में होती है। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने कह सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, आपकी जो टेक्नोलॉजी चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम के साथ आपके प्रोडक्ट्स को भी चेंजमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट आपका therefore this supplier's contribution is making a technological change. In this case the technology can be initiated by the construction engineering firms. इसके साथ ही आपका जो चेंज होता है वो ज़रूरी होता है आपके सप्लायर्स कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। हमारा इनिशिएटिव होता है एक तरह से हमारे सप्लायर्स का, हमारे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स का, किस तरह वो टेक्नोलॉजी को चेंज कर कर अपने मार्केट शेयर्स को इंक्रीज़ करें। अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं किसी दूसरे के साथ, तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल चेंज को नहीं अडॉप्ट कर रहे तो आप उस कंपटीशन को कभी भी फेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कोई इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं आपकी टेक्नोलॉजी को चेंज करने के। रीजंस होता है कि आपके प्रोडक्ट्स अब मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, आपको न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी चेंज की नीड पड़ेगी। आपको लगता है कि अब टाइम के साथ कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट की नीड है, तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी आपके टेक्नोलॉजिकल चेंज की। इसके साथ ही आपके कह सकते हैं बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको टेक्नोलॉजी को चेंज करने की नीड होती है। जैसे कि अगर आज के हम 20 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स थे आपके वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हुआ करते। लेकिन आज के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम की डिमांड है कि आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अंदर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक दूसरे से मैच करने चाहिए, हर कोई एक दूसरे जैसा ही दिखना चाहिए, उनमें थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मशीनरी के थ्रू उनका प्रोडक्शन करोगे। तो ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंट्स थे टेक्नोलॉजिकल चेंज के। नेक्स्ट आपका आउटलाइन द रेशनल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बेनिफिट क्या होते हैं, तो बेनिफिट इसके दोनों के लिए ही होते हैं, चाहे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि इनके पास इतनी बेटर टेक्नोलॉजी नहीं होती जिनके थ्रू कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सके, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकें, अपने बेटर प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकें। तो अगर हम रेशनल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रेशनल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अब कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला है व्हेन इनोवेटर्स हैव इनएडिक्वेट रिसोर्सेज देयर इज़ अ लैक ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज ऑन देयर पार्ट्स, देयरफॉर दे रिक्वायर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स टू देयर बिजनेस फर्म्स फॉर मेकिंग इट्स कमर्शियल यूज़। तो जब आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज ना हो, आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ ना हो कि आप अपना प्रोडक्शन कर सकें, तो उस कंडीशन में आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है आपकी हेल्प करता है उस प्रोडक्शन को करने में, आपका जो भी कमर्शियल यूज़ होता है उसको फुल कंप्लीट करने में। दूसरा होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हो तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन को इंक्रीज़ करता है, आपके एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकें, इनोवेशन कर सकें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो इनोवेशन भी कम से कम होगा।
नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और रिस्की होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि हम किसी दूसरी कंट्री से पेटेंट राइट्स को ले लें और कम से कम पेटेंट्स पर कम से कम पेमेंट देकर उन्हें हम उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी कह सकते हैं टेक्निक्स को यूज़ कर सकें अपनी कंट्री में। तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को। वो खुद डेवलप ना कर उस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरी कंट्री से उसको परचेज़ कर लेते हैं अपनी कंट्री में, इन द फील्ड इन द कह सकते हैं कंसिडरेशन ऑफ रॉयल्टी, पेटेंट राइट्स, पेमेंट फ़ीस, इन सभी के लिए। नेक्स्ट होता है कि जैसे जैसे आपकी कंट्रीज़ डेवलप होती रहती हैं, तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की भी नीड होती है, और इम्प्रूवमेंट तभी होगा, आप एफिशिएंट तभी बन पाओगे जब आप टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड कर पाओगे। अब टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल की बात कर सकते हैं, आप सेल फोन्स की बात करते हैं, आप किस तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी बात करते हैं, आपके कह सकते हैं जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स के सामान हैं, आपका जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं। अगर आप अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करने की नीड होगी। तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट आपका, अगर आप मार्केट के अंदर कंपटीशन को देख रहे हैं और कंपटीशन को कह सकते हैं रेगुलेट करना चाहते हैं, एक हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर नीड है आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। क्योंकि हो सकता है किसी एक ने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, तो उस कहीं ना कहीं उस कंडीशन में मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। लेकिन हर हर कोई उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी कंट्री में, तो वहाँ पर फिर एक कह सकते हैं हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा हमारे कॉम्पिटिशन का। तो ये कुछ हमारे कह सकते हैं इंपॉर्टेंस थे हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के। नेक्स्ट आपका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द वाइटल एक्सपोनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र्स। कि हमारा क्या मैकेनिज्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे दिया है जिसके अंदर कि आपके जितने भी मैकेनिज्म होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के, वन बाय वन ईजिली वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इन सभी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है आपके एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में डिफाइन करता हूँ कि जैसे आपका लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री से लाइसेंस ले लेते हैं उसके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में यूज़ करने का, चाहे सेल करने का। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो इसमें होता है कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ कि वो हमें हमारे नीड के हिसाब से मशीनरी और इक्विपमेंट्स को ट्रांसफ़र करेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट होता है, ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अब इसके अंदर हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, वो होता है कि वो किस तरह हमारी कंट्री को, हमें जो ट्रेनिंग चाहिए होगी हमारे एम्प्लॉयमेंट को, या हमें जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नीड होगी वो दूसरी कंट्री हमें प्रोवाइड करेगी इन द कह सकते कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट होता है आपका टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। अब टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर हो सकता है हमने किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट तो ले लिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कंप्लीट स्किल्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके किस तरह का हम डिज़ाइन यूज़ करें, किस तरह की उस काम को कंप्लीट करें, तो उसके लिए हम किसी दूसरी कंट्री की, किसी दूसरी कह सकते हैं सर्विस सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो हमारे बेस पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें, या किसी दूसरी कंट्री के अंदर हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दें, जिसके थ्रू कि हम वहाँ पर हमारी जो भी नीड है हम उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है कि हो सकता है हमने तो आगे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन अब उस कंडीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाएँ। तो उस कंडीशन में हम अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अब हमारे बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें। नेक्स्ट आपका आपका एक्विजिशन होता है, वो भी आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक मेथड है। एक्विजिशन में क्या होता है, कोई दूसरी कंट्री कंपनी है वो आकर हमारी कंट्री की किसी कंपनी को, किसी फर्म को परचेज़ कर लेती है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्विजिशन कहलाएगा। मतलब दूसरी कंट्री की फर्म ने आकर हमारी कंट्री की फर्म्स को परचेज़ कर लिया, तो मतलब हमारी कंट्री की अब जो फर्म्स थी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, उसका नाम भी क्या हो जाएगा, जो कि हमारी फॉरेन फर्म्स का नाम था। तो वो एक्विजिशन होता है। इसी तरह आपका जॉइंट वेंचर होता है, कोलैबोरेशंस होता है आपके टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल ओनर्स के साथ। तो ये हमारे कुछ मैकेनिज्म्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के। अगर हम बात करते हैं वाइटल कंपोनेंट्स की, हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो इसके अंदर होते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि किए जाते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के लिए। तो सबसे पहला आता है आपका, दे आर पेटेंट राइट्स, दे कैरी और डोंट कैरी ट्रेड मार्क्स, ब्रांड नेम्स, रजिस्टर्ड और ट्रांसफर्स नेम। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है हमारा जो पेटेंट राइट, क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, तो वहाँ पर बात करी जाती है हमारे पेटेंट राइट्स की।
तो अब हमारे पेटेंट राइट हो सकते हैं हमारे ट्रेडमार्क को कैरी करें ना करें, हमारे ब्रांड नेम्स का हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारे रजिस्टर्ड कह सकते हैं जो भी ट्रांसफर्स नेम उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलता है। कई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके कह सकते हैं वो दिखाते हैं कि आप इसके ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं, इसके ब्रांड नेम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उनके नेम भी मेंशन होते हैं क्लियरली। दूसरा होता है आपका देयर एग्जिस्ट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सेल, लीज, असाइनमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो दूसरे में होता है कि हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविज़न हो कि आप किस तरह दूसरी कंट्री से आपने जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है, उनसे उस टेक्नोलॉजी को लिया है, आप उस टेक्नोलॉजी को फर्दर लीज़ पर दे सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं या किसी और को लाइसेंस दे सकते हैं। तो इसका भी प्रोविज़न देखने को मिलता है आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपका देयर इज़ अ फीजिबिलिटी स्टडीज प्लान्स डायग्राम्स ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड ऑल्सो डिफरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ हाउ नो। अब इसमें होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी होता है कि वो किस तरह उसका प्लान होगा, किस तरह आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको किस तरह उसका टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह आपको उसको यूज़ करना सिखाया जाएगा, मतलब हर चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखी जाती है। इसके साथ ही आपको किस तरह वो इंस्टॉल करने में उसको हेल्प करेंगे, किस तरह ऑपरेशन में उसके फंक्शंस में उस प्लांट को इस्टेब्लिश करने में, ये सभी भी टेक्निकल असिस्टेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आपका असफिशिएंट नॉलेज फॉर एक्विजिशंस एंड यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अ मस्ट। इसके साथ ही आपका एक्विजिशन का नॉलेज ज़रूरी होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और किस तरह यूज़ करना है उसके रॉ मटेरियल्स को, इंटरमीडिएट्स को, उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आपका कि आप किस तरह उस प्रोडक्ट्स को उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसके बदले आपने कोई टेक्निकल फ़ीस प्रोवाइड करेंगे, आप मैनेजमेंट फ़ीस प्रोवाइड करोगे, रॉयल्टी दोगे, आपका कोई और चार्ज प्रोवाइड करोगे। तो ये सभी चीज़ भी वाइटल कंपोनेंट होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट आपका देयर इज़ ऑल्सो ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन भी मेंशन होती है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वो टेक्नोलॉजी दी जा रही है, लाइफ टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, या कोई भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। उसके साथ ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हो सकता है आप उसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये भी रिटर्न में होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।